पढ़ेंगे संयुक्त फलन। कक्षा 12 का फर्स्ट चैप्टर है ये, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले हम बेसिक्स को देखते हैं। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यदि a है 1 और 2 और b इज इक्वल टू है a b c, ये दो a और b एक समुच्चय हो तो a क्रॉस b क्या होगा? 1 का a से, 1 का b से और 1 का c से, 2 का a से, 2 का b से तथा 2 का c से संबंध होगा। a क्रॉस b को कार्तीय गुणन कहते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और 1 a 1 b तथा 1 c डॉट डॉट आदि को हम क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। देखिए ऑर्डर्ड पेयर में ये दोनों आगे पीछे, जैसे 1 है वो पहले आता है और a बाद में आता है, ये एक फर्क पड़ता है। ये 1 a ये बराबर नहीं होगा a 1 के, ये क्लियर ध्यान रखना। a क्रॉस b में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो समुच्चय a में अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय b में अवयवों की संख्या, यानी n ऑफ a इंटू n ऑफ b। तो देखिए n ऑफ a में कितना था? 2 अवयव थे, n ऑफ b में 3 अवयव थे, तो n ऑफ a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे? 6, 2 इंटू 3। फलन क्या होता है? फंक्शन देखिए, किसी समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत a का प्रत्येक अवयव, a का प्रत्येक अवयव यानी a के अंदर जो भी एलिमेंट है उनके सभी अवयव, उनमें से कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, वो b के आदित्य अवयव से संबद्ध होता है, यानी वो b के यूनिक अवयव से, b के यूनिक अवयव से संबंध रखता है। फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। फंक्शन को क्या कहते हैं? प्रतिचित्रण भी कहते हैं, यानी मैपिंग भी कहते हैं। इसको हम f g h फाई आदि से लिख सकते हैं। देखिए संकेत रूप में फलन है, a से समुच्चय b में एक परिभाषित फलन को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए लिख इस तरह से लिख दिया गया, एक फंक्शन है a से b में परिभाषित है, तीर का निशान b की तरफ है, यानी a से b में परिभाषित है। a में 1 2 3 अवयव थे, b में a b c है, तो फलन है वो a से b में परिभाषित फलन है। देखिए फलन को हमने वापस यहां समझते हैं। यहां हमने वापस चित्र बना दिया कि a का संबंध b से, तो हम फलन को कैसे लिखेंगे? 1 a 2 b 3 c, यानी 1 का संबंध a से है, 2 का संबंध b से और 3 का संबंध c से है। f का प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, और रेंज क्या हो जाएगी? a b और c। समुच्चय b को फलन का सह प्रांत भी कहते हैं। अब देखिए यदि फलन क्रमिक युग्मों में, ये फलन कौन सा है? क्रमिक युग्मों में है, तब क्रमिक युग्म का प्रथम घटक है उसका समुच्चय क्या कहलाता है? प्रांत, तथा द्वितीय घटक है उसका समुच्चय कहलाता है परिसर। अब देखिए अपने परिभाषा में पढ़ा था कि भाई इसके जो सभी अवयव है वो जरूरी नहीं है कि इससे संबंध रखे, इसलिए b को हम सह प्रांत भी कहते हैं, यानी परिसर है वो b को क्या कहते हैं? सह प्रांत, और परिसर है वो सह प्रांत का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण, a है वो है 1 2 3 और b इज इक्वल टू है a b c, तब फलन है वो a से b में इस तरह परिभाषित है। फलन है वो इस तरह से परिभाषित है, तो यहां f एक फलन है, तो क्या है फलन? f इज इक्वल टू 1 a 2 a और 3 b।
तो एफ का प्रांत क्या हो जाएगा 1, 2, 3। एफ का परिसर ए कॉमा बी और सह प्रांत क्या हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी यानी कि बी। अब देखिए ए कॉमा बी है उनके सभी अवयवों का संबंध ए से नहीं है, यानी कि ए कॉमा बी तो परिसर है, पर ए बी सी क्या कहलाएगा सह प्रांत। यानी परिसर है वो सह प्रांत क्या क्या होता है उप समुच्चय होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एफ है वो ए से बी में परिभाषित है, जहां ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और बी इज इक्वल टू है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब देखिए यहां पर अगर अपन को पूछे कि यह फलन है कि नहीं है, तो यह फलन नहीं है, क्योंकि अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि ए के प्रत्येक अवयव का बी के यूनिक अवयव से संबंध होना चाहिए। तो यहां ए के अवयव 3 का संबंध बी से नहीं है, क्योंकि यहां समुच्चय ए के अवयव 3 का समुच्चय बी के अवयव से संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। तो समझ में आया फलन क्या है। फलन में ए के प्रत्येक अवयव का बी से संबंध होना चाहिए और ए को फलन का प्रांत कहेंगे, बी को परिसर और बी को क्या कहेंगे सहप्रांत। परिसर है वो सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये क्या होता है फलन। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ए का एक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध रखता है। जैसे फलन f है वो a से a में परिभाषित है, तो a का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से ही संबंध रखेगा। जैसे f ऑफ a इज इक्वल टू a या f ऑफ x इज इक्वल टू x, यह तत्समक फलन कहलाता है। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन, यदि f है वो a से b में परिभाषित है और g है वो b से c में परिभाषित है, तो हम गॉफ को डायरेक्ट a से c में परिभाषित करते हैं। कैसे, गॉफ x बराबर होता है g ऑफ f ऑफ x, जहां एवरी x बिलोंग्स टू a, यानी कोई प्रत्येक x है वो a से बिलोंग करेगा। गॉफ x को g और f का संयुक्त फलन भी कहते हैं। देखिए ये हमने समझा है यहाँ पर कि a है वो x का फलन है, b है वो f ऑफ x है और c है वो गॉफ x है। तो इसमें x का फलन है ये a है, जिसमें प्रत्येक फंक्शन है एवरी x बिलोंग्स टू a। इस पर हम नियम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये f ऑफ x, और फिर हम इस पर और नियम लगाएंगे तो g ऑफ f ऑफ x। इस तरह हम गॉफ x को परिभाषित करेंगे। प्रतिलोम फलन इन्वर्टिबल फंक्शन, यदि f है वो a से b में एक एकेकी आचार्यक फलन है तो ही f का प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर f बहु एकेकी अंतःसेपी है तो फलन का अस्तित्व, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे देखते हैं हम a और से b में एक परिभाषित फलन लिया हमने कि जो फलन है वो एक ही फलन है, a के एक अवयव का b के एक अवयव से संबंध है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू है b, यानी a फलन बिलोंग करेगा कैपिटल a से और b बिलोंग्स करेगा कैपिटल b से। तब f इनवर्स b कहां कैसे परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित फलन होगा, तो f इनवर्स b इज इक्वल टू आएगा a, जो f इनवर्स है वो b से a में परिभाषित फलन होगा। अगर a के अंदर कैपिटल A फंक्शन समुच्चय में
एक से अधिक अवयव है जो 20 के अद्वितीय अवयव से संबंध रखते हैं, तब परिभाषा के अनुसार प्रतिलोम फलन का अस्तित्व संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोम फलन बी से ए में परिभाषित है, तो बी के प्रत्येक अवयव का ए के यूनिक अवयव से संबंध होना चाहिए तभी फलन होता है। तब प्रतिलोम फलन का संबंध या प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा यदि ए के अंदर यानी ए एक बहु एककी फलन है, तो प्रतिलोम फलन का अस्तित्व संभव नहीं होगा। देखो एफ के प्रतिलोम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि एफ के प्रतिलोम के लिए आवश्यक है कि एफ एक एककी आच्छादक फलन है या एफ इनवर्स भी एककी आच्छादक फलन होता है। दोनों का ध्यान रखना है कि एफ है वो भी क्या है एककी आच्छादक, और एफ इनवर्स भी है वो भी क्या होगा एककी आच्छादक होगा। यानी ए से बी में परिभाषित फलन में भी फलन की परिभाषा से संतुष्ट होना चाहिए और बी से ए में भी फलन की परिभाषा से संतुष्ट होना चाहिए। यानी ए के प्रत्येक यूनिक अवयव का बी से संबंध होना चाहिए, बी के यूनिक अवयव ए के प्रत्येक अवयव का बी के यूनिक अवयव से संबंध होना चाहिए और बी के प्रत्येक अवयव का ए के यूनिक अवयव से संबंध होना चाहिए। यानी कि फलन में एक ही फलन होना आवश्यक है। संयुक्त फलन आवश्यक नहीं है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते, क्योंकि जी ऑफ एफ है मतलब गॉफ है वो फॉग के बराबर नहीं होता है, यानी जी ऑफ एफ है वो एफ ऑफ जी के बराबर नहीं होता है। जबकि संयुक्त फलन है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच। ब्रैकेट का फर्क, साहचर्य क्या होता है, साहचर्य में खाली ब्रैकेट का फर्क पड़ता है, बाकी सब चीज सेम होती है। बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित एक द्विचर संक्रिया एक ऐसा नियम है जिसमें दो अवयवों के लिए एक ही अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके, यानी दो अवयवों के लिए ए का एक यूनिक अवयव प्राप्त किया जा सके, तो ऐसी संक्रिया क्या कहलाएगी, द्विचर संक्रिया कहलाएगी। जिसमें ए है मान लो वो बिलोंग कर रहा है ए से और बी है वो भी ए से बिलोंग कर रहा है, यानी एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तब संक्रिया ए स्टार बी बिलोंग करेगा ए से, यानी वो यूनिक अवयव होगा ए का। द्विचर संक्रिया को हम स्टार या एब्स्ट्रैक्ट से दर्शाते हैं, तो द्विचर संक्रिया क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा कि जिसके आधार पर दो अवयवों का एक यूनिक अवयव ए का ही एक यूनिक अवयव प्राप्त किया जा सके, यानी दो अवयवों के लिए ए का ही एक अद्वितीय अवयव प्राप्त किया जा सके। तो यहां पर देखिए ए बिलोंग्स टू ए था, बी बिलोंग्स टू ए था, तो इन दोनों के लिए हमने ए स्टार बी संक्रिया लगाई, तो उसका यूनिक अवयव क्या हो, ए स्टार बी एक यूनिक अवयव आ गया ए के लिए। द्विचर संक्रिया सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट से दर्शाई जाती है। ये क्रम विनिमय और साहचर्य गुणधर्म देख लेते हैं इसके लिए। तो क्रम विनिमय द्विचर संक्रिया, किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय कहलाएगी यदि ए एब्स्ट्रैक्ट बी इज इक्वल टू बी एब्स्ट्रैक्ट ए, तब यह संक्रिया क्रम विनिमय कहलाएगी। एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। साहचर्य द्विचर संक्रिया, साहचर्य में क्या होता है, किसी समुच्चय ए से परिभाषित द्विचर संक्रिया साहचर्य संक्रिया कहलाएगी यदि ए स्टार बी स्टार सी, यानी बी और सी में हम संक्रिया लगाए और उसके बाद में उस बी एब्स्ट्रैक्ट सी की संक्रिया ए से लगाए, तो वो इक्वल होगी ए स्टार बी यानी ए एब्स्ट्रैक्ट बी की संक्रिया से, और फिर उस यूनिक की संक्रिया हमको सी से करे तो उससे बराबर हो, तब यह संक्रिया क्या कहलाएगी, साहचर्य संक्रिया कहलाएगी, जहां एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। संक्रिया का तत्समक अवयव, किसी समुच्चय ए में यदि अवयव ई विद्यमान हो ताकि ई एब्स्ट्रैक्ट ए इज इक्वल टू ए एब्स्ट्रैक्ट ई इज इक्वल टू आ जाए ए, तो ई को ए में स्टार या एब्स्ट्रैक्ट का तत्समक अवयव कहेंगे, यानी बाइनरी फंक्शन का तत्समक अवयव कहेंगे। तो क्या होगा कि ई का यानी क्या है, तत्समक अवयव है, तो ई का एब्स्ट्रैक्ट ए से करे या ए का एब्स्ट्रैक्ट ई से करे तो हमको वापस क्या मिले, वो का हो यानी ए मिल जाए, तो ई को ए में बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव कहते हैं। प्रतिलोम अवयव, किसी समुच्चय ए का कोई अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि बी एब्स्ट्रैक्ट ए इज इक्वल टू ए एब्स्ट्रैक्ट बी इज इक्वल टू ई, यानी
बी का ए से एब्स्ट्रैक्ट करे या ए का बी से एब्स्ट्रैक्ट करे तो हमको कोई तत्समक अवयव मिल जाए, तो वो प्रतिलोम फलन बी है। किसी समुच्चय ए का कोई समुच्चय अवयव बी, अवयव ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि बी एब्स्ट्रैक्ट ए इज इक्वल टू ए एब्स्ट्रैक्ट बी इज इक्वल टू ई। यानी हम ए का बी के साथ या बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें तो हमको तत्समक अवयव प्राप्त हो, तब हम कह सकते हैं कि अवयव ए का प्रतिलोम अवयव है, विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स द्वारा भी व्यक्त करते हैं। यदि ए बिलोंग्स टू ए का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव भी व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। तो उदाहरण लिया, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एवरी ए बिलोंग्स टू R के योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम फलन माइनस ए बिलोंग्स टू R है, क्योंकि ए और माइनस ए को हम ऐड करते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है, जीरो। तो जीरो प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक तत्समक अवयव है, तो इसलिए प्रतिलोम अवयव क्या कहलाएगा, ए का माइनस ए, और आया क्या अपन को प्राप्त हुआ, जीरो, जो कि तत्समक अवयव है।